हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं फिजिक्स फर्स्ट पार्ट के पहले चैप्टर का कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। पूरा चैप्टर हमने एक वीडियो में कवर कर दिया था, तो आज उससे रिलेटेड जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन सकते हैं उस न्यूमेरिकल को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है? पहले सिंपल न्यूमेरिकल कि एक कूलाम आवेश में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो Q बराबर दिया है एक कूलाम, चार्ज दिया है कितना? एक कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम जानते हैं कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और कितने इलेक्ट्रॉन है वो पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगा देंगे Q = Ne। तो Q दिया है एक कूलाम, N नहीं पता, E का मान जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, ये आ जाएगा नीचे। तो N = हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19, ये ऊपर जाएगा फिर से, तो 1/1.6 × 10⁻19 हो जाएगा। यहाँ से 1/10 इधर उधार ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 10/1.6 × 10⁻18। 16 से अगर इसे काटेंगे, दशमलव से दशमलव हटा दे रहे हैं, तो यहाँ एक जीरो बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 100/16 × 10⁻18। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 16 से काटोगे 16 छक्के 96, बचा 4, दशमलव लगेगा 40 होगा, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, 10⁻18। तो एक कूलाम आवेश में कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25 × 10⁻18। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक कूलाम आवेश में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इतने, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कितने इलेक्ट्रॉन के? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो 2 से गुणा कर दोगे तो यानी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। अल्फा कण किसको बोलते हैं? हीलियम नाभिक को। हीलियम नाभिक को क्या बोला जाता है? अल्फा कण बोलते हैं। हीलियम नाभिक को क्या बोलते हैं? अल्फा कण कहते हैं, ठीक। हीलियम में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो बचता है हीलियम नाभिक, उसी हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। अल्फा कण पर कुल कितना चार्ज होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक धूल के कण पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। एक धूल के कण पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। तो अब इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब धूल के कण से 500 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और इलेक्ट्रॉन निकले हैं इसका मतलब प्रकृति तो उसकी धनावेशित है। कैसी प्रकृति है? धनावेशित। प्रकृति कैसी है? धनावेशित। कैसी प्रकृति है? धनावेशित। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मीन्स उस पर तो धनावेश आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 500 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 500। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 500 इलेक्ट्रॉनों की। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जानते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रॉन निकले होंगे इसीलिए इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो नेचर कैसा होगा? धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता अगर होगी कहीं तो वहां क्या होगा? ऋणावेशित। तो अच्छा, चार्ज कुल कितना है धूल के कण पर? तो Q बराबर यानी 500 × 1.6 × 10⁻⁻19, ये 2 जीरो से ये 2 घात कम कर दो, 16 पंचे 80, 8 × 10⁻⁻17 कूलाम। उस धूल के कण पर कुल इतने चार्ज हैं। कितने चार्ज हैं? 8 × 10⁻⁻17 कूलाम के बराबर चार्ज है। और कौन सा चार्ज है? किस नेचर का? तो धनावेशित है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अगर यही इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती तो इसका मतलब प्रकृति कैसी हो जाती? ऋणावेशित। तो ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ठीक।
अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कि Q तथा Q को मिलाने वाली रेखा, Q तथा Q को मिलाने वाली रेखा, स्मॉल q और स्मॉल q को मिलाने वाली रेखा कि किस बिंदु पर एक तीसरा चार्ज रखा जाए कि ये पूरा निकाय संतुलन में हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, स्मॉल q तथा स्मॉल q दो चार्ज हैं अपने पास, इन दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरे आवेश कैपिटल Q को रखा जाए कि ये पूरा सिस्टम जो है ये संतुलन में हो जाए, पूरा सिस्टम जो है बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो एक चीज तो श्योर है, ये वाला चार्ज इस चार्ज पर क्या लगा रहा होगा, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, सेम नेचर के हैं। ये वाला चार्ज इस चार्ज पर क्या लगा रहा होगा, प्रतिकर्षण बल, या ऐसे कह सकते हैं ये वाला चार्ज इस चार्ज पर क्या लगा रहा होगा, प्रतिकर्षण बल लगा रहा होगा, रिपल्सन फोर्स। बात समझ में आई? तो अभी तो निकाय संतुलन में नहीं है, वो कह रहा है इनके यानी ठीक बीच में तीसरा आवेश अगर Q रखा जाए, मान लो यहाँ पर एक Q चार्ज हम रख रहे हैं, ठीक बीच में इनके एक चार्ज कैपिटल Q रख रहे हैं, तो पहली चीज तो एक चीज तो श्योर होना चाहिए कि इसका नेचर होगा ऋणावेशित। क्या होगा, ऋणावेशित। ठीक है, अगर ठीक बीच में एक चार्ज Q रख दें तो इसका नेचर तो ऋणावेशित होगा। क्यों? क्योंकि ये धनावेशित वाला धनावेशित को तो प्रतिकर्षित करेगा, और अगर ये ऋणावेशित होगा तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, ये वाला चार्ज इस चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला चार्ज इस चार्ज को आकर्षित करेगा, तो निकाय पूरा क्या हो जाएगा, संतुलन में हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ज इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये चार्ज अगर इसको आकर्षित करने लगे तो ये पूरा निकाय क्या हो जाएगा, संतुलन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूरी हम मान ले रहे हैं कितनी है, r है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, r/2, ये दूरी कितनी हो जाएगी, r/2। तो एक चीज श्योर है, ये जो Q का मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा। ठीक है, ये दोनों धनात्मक है तो ये Q ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो चलो Q के कारण Q पर लगने वाला फोर्स, इसको नाम दे दे रहे हैं A, B और इस पॉइंट को नाम दे दे रहे हैं C। तो एक बार फोर्स निकाल ले रहे हैं हम FAB कूलाम के नियम से। FAB इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, Q1 का काम कर रहा है Q, Q2 का काम कर रहा है Q, दूरी कितनी है, r²। कितना हो जाएगा, FAB इज इक्वल टू 1/4πε0 Q² डिवाइड बाई r²। ये वाला चार्ज इस चार्ज पर इतना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ये वाला चार्ज इस पर जितना प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, इसको इस पर उतना ही आकर्षण बल लगाना होगा, तो ये कहीं भाग नहीं पाएगा और पूरा सिस्टम जो है संतुलन में रहेगा। तो अब इसके कारण इस पर बल निकाल ले रहे हैं, FBC बल निकाल ले रहे हैं, कितना होगा 1/4πε0। Q1 का काम कर रहा है कैपिटल Q, Q2 का काम कौन कर रहा है, Q, दूरी कितनी है r/2, उसका क्या, स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, FBC इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q r²/4, 4 घूम के आ जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाने वाला है, FBC इज इक्वल टू 1/4πε0 4QQ डिवाइड बाई r²। ठीक है, ये वाला चार्ज इसको आकर्षित कर रहा होगा और ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, प्रतिकर्षित कर रहा होगा। तो संतुलन के लिए हम चाह रहे हैं पूरा सिस्टम संतुलन में रहे, तो संतुलन के लिए दोनों बलों का जितने भी फोर्स होते हैं सारे बलों का परिणामी 0 आना चाहिए। तो FAB जो पहले निकाल कर रखे हैं और FBC दोनों को क्या कर दो, 0 के बराबर, FAB और FBC को 0 के बराबर कर दो। तो FAB हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये वाला इस पर जितना बल लगा रहा है वो निकाल चुके हैं, 1/4πε0 Q² r²। FBC ये वाला चार्ज इस पर जितना बल लगा रहा है वो भी निकाल चुके हैं, कितना 1/4πε0 QQ डिवाइड बाई 4QQ डिवाइड बाई
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1/4πε0 आर स्क्वायर और एक क्यू कॉमन हो जाएगा, तो 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा क्या, एक क्यू बचा रह जाएगा, सारे लोग कॉमन, यहाँ क्या बचा रह गया, ये सारे टर्म कॉमन हो गए, बचा 4q इज इक्वल टू 0, ये जाएगा पक्षांतर होगा तो सारा खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, q प्लस 4q इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4q इज इक्वल टू कितना, माइनस q, या q इज इक्वल टू माइनस q बटा 4, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि q तथा q को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में, स्मॉल q तथा q को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में एक तीसरे चार्ज को अगर रखें तो उसका परिणाम हुआ, उसका परिमाण कितना होगा, तो परिमाण इतना होगा, ठीक है, और उसका नेचर कैसा होगा, तो ऋणावेशित होगा, ठीक है। तो ये धनावेशित वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, और अगर ये ऋणावेशित चार्ज इतने का बीच में रख देंगे तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, जिससे पूरा निकाय संतुलन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्मॉल 9e का चार्ज और e का चार्ज एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। 9e और स्मॉल e के बराबर का जो चार्ज है एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। इनके बीच में, यानी इनका परिणामी शून्य कहाँ पर होगा। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि 9e तथा e, मतलब 9e आवेश और e आवेश के दो क्या हैं, चार्ज हैं, दो आवेश हैं, 9e और e दो आवेशित कण हैं या दो आवेश हैं, इनके बीच में कहाँ पर परिणामी वैद्युत बल शून्य होगा, ठीक है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी वैद्युत बल शून्य आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ कहीं मान लेते हैं, यहाँ कहीं। एक चीज तो श्योर है, बड़े चार्ज से परिणामी बड़े चार्ज की तरफ, बड़े चार्ज के करीब तो परिणामी वैद्युत बल 0 नहीं आएगा। एक चार्ज 9e का है, एक चार्ज e का है, कह रहा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी वैद्युत बल शून्य आएगा, ठीक है। और क्या शून्य आएगा बीच में या नहीं आएगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है, जरा बताना। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम इस चार्ज से अगर यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालें, यहां पर क्या निकालें, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, यानी कहां वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, ठीक है। और इसके कारण अगर इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र निकालें तो वो किधर होगा, बाहर की ओर होगा। 9e और e आवेश को, 9e और e आवेश के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, सॉरी बल नहीं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर शून्य होगी। तो मान लिया ये P बिंदु है, किस बिंदु पर, P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। कैसे, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र ये भी किधर होगा, बाहर की ओर होगा। बात समझ में आई। ये दूरी हम लेट कर ले रहे हैं कितना, x, तो इधर वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 16 माइनस x, ठीक है। 9e तथा e दो आवेश हैं जो एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, कह रहा है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, फोर्स नहीं। तो मान लिया P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। क्यों, देख लो, ये वाला, इसके कारण अगर यहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो बाहर की ओर, इसके कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो बाहर की ओर। और एक चीज तो श्योर है एकदम, बीचों बीच में तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी। क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर नहीं है। अगर दोनों चार्ज बराबर होते तो 8-8 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती, ठीक है। तो करेंगे क्या,
तो चलो 9e आवेश के कारण, 9e आवेश के कारण, इसको पॉइंट नाम दे दे रहे हैं ए, इसको पॉइंट नाम दे दे रहे हैं बी। 9e आवेश के कारण P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। Q का काम कौन कर रहा है? 9e। दूरी कितना? x का स्क्वायर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है Q/r²। E आवेश के कारण यहाँ पर निकाल लो, E आवेश के कारण P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लैंग्वेज लिख लेना, EB इज इक्वल टू 1/4πε0। Q का काम कौन कर रहा है? E। दूरी कितना है? 16 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, P बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र हैं, हम चाह रहे हैं दोनों वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 आ जाए, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? E बराबर EA माइनस EB बराबर कितना? 0, ठीक है। दोनों का अंतर 0 आना चाहिए। EB भेज दो उस साइड में, तो या EA इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है? EB, या EA इज इक्वल टू हो जाएगा EB। EA और EB की वैल्यू रख दो। EA कितना है? 1/4πε0, फिर क्या? 9e डिवाइड बाई x²। EB कितना है? 1/4πε0 E डिवाइड बाई 16 - x का होल स्क्वायर। ये इससे साफ हो जाएगा, E से E भी कट गया। इसको अगर हम थोड़ा सा 3/x का होल स्क्वायर लिख लें तो चलेगा? हाँ, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ में आई? इधर इसको भैया लिख ले रहे हैं 1/16 - x पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तिरछा गुणा 16 तियाँ 48, x एकन्यम x, 16 तियाँ 48 और 3 का गुणा x में होगा 3x। x आ जाएगा इधर, x प्लस 3x बराबर कितना? 48। 4x बराबर 48, x बराबर 4 से काट दोगे तो x बराबर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी क्या देख रहे हैं? बड़े वाले चार्ज से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर P बिंदु हम माने तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आ जाएगी। और छोटे चार्ज से इधर से 12 तो इधर से 4, ठीक है। 16 - 12 इधर से कितनी दूरी पर? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी इसके करीब और इससे दूर कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। बात समझ में आई? तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन लगा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, ठीक है। एक वर्ग है, वर्ग की भुजाएं क्या हैं? a हैं, और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इस सिरे पर 2q चार्ज है और यहाँ पर कितना चार्ज है? +q चार्ज। यहाँ पर -2q चार्ज है, यहाँ पर कितना? -q चार्ज है। इसके सेंटर पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बतानी है, ठीक है। ये वर्ग के चारों कोनों पर ये कुछ चार्ज रखे गए हैं, 2q -q, q और -2q, इस तरह के चार्ज रखे गए। वर्ग की भुजा कितनी है? a। सेंटर पर कह रहा परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो चलो देखते हैं। सेंटर पर इसके कारण, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? बाहर की ओर। इसको नाम दे दे रहे हैं a b c d। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र होगा बाहर की ओर, कितना? EA होगा ना, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा बाहर की ओर, प्लस के कारण बाहर की ओर, दूर की ओर, कितना? EC। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र होगा उसी ओर, ठीक है, कितना? EB। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र होगा उसी ओर, कितना? ED। तो ढेर सारे वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर हो गए, 4 वैद्युत क्षेत्र हो गए हैं। अब अगर हमें इनका रिजल्ट निकालना है तो एक चीज तो श्योर है, EA और EC में EA ज्यादा होगा। EA क्या होगा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये अगर दूरी देख लें तो जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है,
लेकिन ये चार्ज छोटा है, ये चार्ज बड़ा है, तो ये अपना ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। वैसे सेम इन दोनों में -2 के कारण जो चार्ज होगा, यानी ईडी जो -2q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है ईबी वो कम होगा। तो इन दोनों का परिणामी किधर काम करेगा? इन दोनों का परिणामी इधर भागेगा। इन दोनों का परिणामी किधर भागेगा? इधर। ठीक है, और बीच का कोण देख ही रहे हैं 90 डिग्री है। तो पहले इन दोनों का परिणामी निकाल लेते हैं। तो पहले एक काम करेंगे, वर्ग का विकर्ण हमें पता होना चाहिए। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2 a√2, और ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो फिर आधा से भाग कर देंगे, तो यानी √2 से काटोगे तो a/√2 बचेगा, ये दूरी। ठीक है, EA निकाल लेते हैं। EA के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर कितना होगा? 1/4πε0। चार्ज कितना? 2q। दूरी सबके लिए दूरी यही है, a/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? 1/4πε0 2q/a²/2। 2 घूम के जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाने वाला है? 1/4πε0 4q/a²। C के कारण यहाँ निकालो EC कितना होगा? तो 1/4πε0। दूरी हमेशा वही काम करेगा, आधा कर लिए हैं। ठीक है, वर्ग का विकर्ण तो a√2 था, तुरंत आधा भी कर लिए, तो ये दूरी है। पूरा विकर्ण हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये दूरी हमको पता है। तो क्या हो जाएगा? EC 1/4πε0। चार्ज कितना है? Q। दूरी कितना? a/√2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाने वाला है? 1/4πε0 q/a²/2। 2 घूम के गया ऊपर, 1/4πε0 2q/a²। ठीक है, अब जरा बताना, जब 2q था तो 4q आया, और जब q था तो 2q आया, और नीचे a²। इसी प्रकार इधर भी इसी प्रकार। जरा बताना ED कितना होगा? ED 2q है, तो 1/4πε0 2q था तो 4q आया, तो 2q है तो कितना आएगा? 4q/a²। और EB कोई पूछेगा तो EB बराबर हो जाएगा 1/4πε0। q है तो 2q आएगा, और चिन्ह सहित, चूंकि सदिश राशि है तो इसीलिए चिन्ह नहीं रखते हैं। कितना हो जाएगा? a²। ठीक है, अब जरा बताना भैया, EA और EC में कहाँ है? यहाँ है EA और ये है EC। EA और EC में कौन ज़्यादा है? EA ज़्यादा है। तो EA तथा EC का परिणामी कितना आएगा? EA माइनस EC 1/4πε0 4q/a² माइनस 1/4πε0 2q/a²। तो 4 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 1/4πε0 और कितना? 2q/a²। ठीक है, इसी तरह से EB और ED का परिणामी, ED और EB का परिणामी क्या हो जाएगा? ED ज़्यादा है, EB कम है, तो वही फिर आ जाएगा 1/4πε0 2q/a² आ जाएगा। ठीक है, अब जरा बताना, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, EA ज़्यादा था तो परिणामी किधर भागेगा? EA की तरफ, यानी एक वेक्टर EA और EC का परिणामी इधर आएगा। फिर ED और EB क्या बराबर हैं? नहीं, ED ज़्यादा है तो इसका परिणामी किधर भागेगा? ये, और दोनों का परिणामी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब दोनों वेक्टर फिर से लंबवत हैं, तो अगर दोनों वेक्टर लंबवत हैं तो इन दोनों का फिर से जो परिणामी निकालेंगे, इन दोनों का परिणामी जो आएगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आएगा। किससे आएगा? पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलो, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? दोनों चीजें सेम हैं तो क्या हो जाएगा? E net इज इक्वल टू
पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय माने क्या हो जाएगा, ई ए माइनस ई सी का होल स्क्वायर प्लस ई डी माइनस ई बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाने वाला है, ई ए माइनस ई सी ई डी, ये चीज़ सेम है दोनों चीज़ें, तो 2 बार लिख दो। 2 ई ए माइनस ई सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से करड़ी हट जाएगा, तो √2 इन ब्रैकेट ई ए माइनस ई सी, ई ए माइनस ई सी की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई ए स्क्वायर। तो इतना होगा। यहाँ सेंटर पर नेट परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुल इतनी होगी। मर्जी करे √2 का अंदर गुणा कर दो, ठीक है। अच्छा, इसी में क्वेश्चन पूछता है जो परिणामी होगा वो, ठीक है, जो परिणामी होगा उन दोनों से कितने कितने कोण पर होगा, तो 45 अंश 45 अंश। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब परिणामी बीचों बीच से होकर जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझकर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है। एक चार्ज को, एक क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है अपने पास। कितना चार्ज है? स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है। अब उसको कितने कितने भागों में हम उसका बंटवारा करें, उस चार्ज को कितने कितने भागों में हम उसका बंटवारा करें कि उनके और उन्हें बंटवारा करके कुछ दूरी पर अगर रख दें तो उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल मैक्सिमम हो। एक क्यू चार्ज है अपने पास और उस चार्ज को किस तरह से हम बांटें, उसका किस तरह से बंटवारा करें कि उन्हें कुछ दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल अधिकतम हो। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इसको हम एग्जाम्पल से भी बताएंगे। तो चलो ठीक है, मान लिया एक क्यू चार्ज है, इसका एक भाग हमने कर दिया क्यू डैश, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू डैश, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है, क्यू। एक भाग अगर क्यू डैश है तो दूसरा भाग, पूरे में से इस भाग को घटा दो, दूसरा भाग पता चल गया, ठीक है। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, आर है। इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी कितनी है, आर है, ठीक है। दोनों चार्जों के बीच की दूरी कितनी है, आर। तो फोर्स कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज कितना, क्यू डैश, दूसरा चार्ज कितना, क्यू माइनस क्यू डैश, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आ गया। क्यू डैश का अंदर गुणा कर दे रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश माइनस क्यू डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, क्यू डैश कांस्टेंट नहीं है, स्मॉल क्यू भी कांस्टेंट है। तो मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट रहता है मैक्सिमम मिनिमम। तो अगर हमें अधिकतम या निम्नतम दिखाना रहता है तो हम उसका अवकलन करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, df/dq निकालेंगे, df/dq डैश निकालेंगे। अगर df/dq डैश निकाल लें तो फिर उसी को 0 कर देंगे, तो फिर हमें पता चल सकता है कि बंटवारा कितने कितने का हुआ है। बात समझ में आई? अभी ऐसे बात अगर नहीं समझ में आ रही तो अभी लास्ट में हम एक अंक लेकर समझा देंगे इस क्वेश्चन का मतलब, तो और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। तो चलो इसका हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू डैश, यानी क्यू डैश के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो डी डी क्यू डैश ऑफ एफ इज इक्वल टू डी डी क्यू डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कितना क्यू डैश माइनस क्यू डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा भैया df/dq डैश इज इक्वल टू, ये सारे अचर लोग आ जाएंगे बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r स्क्वायर बाहर, q के साथ, चर के साथ अचर है, अचर आ जाएगा बाहर, q डैश का अवकलन, q डैश का अवकलन 1 होता है, q डैश स्क्वायर का अवकलन 2q डैश हो जाएगा, ठीक है। और इसको कर दो 0, तो ये सारे लोग गए 0 में ख़त्म, बचा क्या, q माइनस 2q डैश इज इक्वल टू 0।
तो क्या हो जाने वाला है, Q गया उस पार में तो माइनस 2Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q, माइनस से माइनस कट गया, 2 गया नीचे तो Q डैश इज इक्वल टू Q/2। बात समझ में आई? यानी बड़ा ही बेहतरीन, ठीक है। यानी अगर हम इस चार्ज को आधा आधा कर दें, क्या कर दें, अगर इस चार्ज को हम आधा आधा कर दें, Q/2 Q/2 कर दें, अगर Q चार्ज है अपने पास तो अगर हम इसका आधा आधा कर दें, कितना कर दें, आधा आधा अगर कर दें तो इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, अगर इन्हें ले जाकर कोई दूरी पर रखेंगे तो इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल मैक्सिमम होगा। अब जैसे इसको समझ सकते हैं कि मान लो 10 कूलाम का चार्ज है और इन्हें किस तरह से हम इनका बंटवारा करें, 10 कूलाम का चार्ज है अपने पास और इनका बंटवारा किस प्रकार से करें कि इन्हें अगर कुछ दूरी पर ले जाकर रखें तो उनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल रहे वो मैक्सिमम रहे। तो अगर इन्हें हम 6-4 करते हैं तो बल लगेगा 24 न्यूटन और टोटल 10 आएगा। 7-3 करते हैं तो 21 न्यूटन ही लगेगा। 8-2 करते हैं तो 16 न्यूटन ही लगेगा, समझ रहे हो ना। अगर 9-1 करते हैं तो 9 ही न्यूटन लगेगा। 9.5 ऐसे कर करके देख सकते हैं और 5-5 कर दिए तो देख रहे हो 25 न्यूटन का। तो क्या हुआ, 5-5 माने अगर इस चार्ज का आधा आधा कर दिया जाए, जो भी चार्ज है अपने पास अगर उसका आधा आधा कर दिया जाए और उन्हें कुछ दूरी पर ले जाकर रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल मैक्सिमम होगा। बात समझ में आई? तो इसमें इतना ही, इसके सारे कंसेप्ट आपको पता है, इस पर न्यूमेरिकल लगाते रहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।